मध्यकालीन भारत का इतिहास हम लोग लूसेंट के नवीनतम बुक से कर रहे हैं। अभी हम लोग औरंगजेब के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोग पेज नंबर 42 से शुरू करेंगे। मदना एवं अकना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अब्बुल हसन से था। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा। इस प्रथा में सम्राट को उनके जन्मदिन पर सोने, चांदी तथा अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा थी। हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, सती प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। वेश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ देने से के आदेश दिए और दरबार में होली, दिवाली आदि त्योहार मनाने बंद कर दिए। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई थीं। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई थीं। औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए प्रमुख मंदिरों में पाटन का सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव देव राय मंदिर थे। मथुरा में निर्मित केशव देव राय मंदिर थे। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हो गई। इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया है। औरंगजेब के समय सुबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब यानी कि फकीरों का देश, औरंगजेब दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। यानी कि ये फकीरों का देश से इस्लाम का देश बनाना चाहता था। नोट: औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस वर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। अब हम लोग मुगल शासन व्यवस्था पढ़ेंगे। मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र उस सद्र व मीर समन में विभाजित कर दिया। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था, तब उसे काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि मदद ए मासा का निरीक्षण सद्र करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समा कहलाता था। सूचना व गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था।
शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्र से बचाने का कार्य मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबे का सरकार में एवं सरकार का परगना या महाल में, और महाल का जिला या दस्तूर में, और दस्तूर ग्राम में बटे थे। हर जो काल है उसमें जो है बंटवारा हुआ है स्टेट का, जिला का, ये सब में। तो साम्राज्य का बंटवारा था सूबा में, सूबा का सरकार में, सरकार का परगना या महाल में, और महाल का जिला या दस्तूर में, और दस्तूर को ग्राम में बांटे थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे मावदा या फिर दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य, पद और कार्य। सूबेदार जो थे मुगल काल में प्रांतों में शांति स्थापित करना, प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान होता था। दीवान, प्रांतीय राजस्व का प्रधान सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह होता था। बख्शी, प्रांतीय सैन्य का प्रधान होता था। फौजदार, जिले का प्रधान फौजी अधिकारी। आमिल या अमलगुजार, जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी। कोतवाल, नगर प्रधान होता था। सिकदार, परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। आमिल, ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना आमिल का काम था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। खालसा भूमि, प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में। जागीर भूमि, तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि जागीर भूमि कहलाता था। सयुरगल या मदद ए मास, अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, इसे मिल्क भी कहा जाता था। शेर शाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। शेर शाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। टोडरमल बंदोबस्त, इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया, और ये भूमि के जो 4 प्रकार हैं ये इस प्रकार हैं। पोलज, नियमित रूप से खेती, पोलज में नियमित रूप से खेती होती थी, ये वर्ष में 2 बार यहाँ पे फसल होता था। परती, 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर यहाँ पर खेती होती थी। और चाचर, 3 से 4 वर्ष के अंतर्गत यहाँ पे खेती होती थी, इसलिए चाचर इसको नाम था। और बंजर, खेती योग्य भूमि नहीं था, ये इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। तो ये टोडरमल के द्वारा 4 प्रकार के भूमि का विभाजन हुआ था। 1570-71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी, एक को तखशीस एवं दूसरे को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। खुदकास्त, ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां वे निवासी थे, जहां के वे निवासी थे। उन्हें खुद अपने गांव की भूमि पर खेती करते थे, इसलिए इन्हें खुदकास्त कहा जाता था। और पाही कास्त यानी कि दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। और मुजारियन, ये खुदकास्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। मुगल काल में नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केंद्र आगरा, भरतपुर के बयाना तथा गुजरात के सरखेज थे। सबसे उत्तम प्रकार का नील बयाना क्षेत्र एवं
सरखेज में पैदा होता था। अफीम मुख्यतः मालवा एवं बिहार में होता था। सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र बिहार था। कपड़ा उद्योग के अंतर्गत ददनी प्रथा का प्रचलन था। इसका तात्पर्य कारीगरों को अग्रिम भुगतान से था। उत्तम श्रेणी का ऊनी वस्त्र और शाल शाल कश्मीर उत्तम श्रेणी का ऊनी वस्त्र और शाल कश्मीर तथा लाहौर में तैयार होता था। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्थाएं, जैसे कि गला बख्शी, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। और एक है नसक, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल काटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। नसक फसल का जो वसूली का व्यवस्था था लगान, ये बंगाल में थी। जब्ती, इसमें बेची गई फसल के आधार पर लगान निश्चय किया जाता था, जो नकद लिया जाता था, यानी कैश क्रॉप पे जब्ती लगता था। सबसे बड़ा सिक्का संसब सेना था। सबसे बड़ा सिक्का संसब सेना का था। सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था। जो संसब था ये गोल्ड का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था, मुगल कालीन सिक्का। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मुगल कालीन सिक्के। मुहर, यह मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का था, मुहर। और संसब जो था ये अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था। यह 101 तोले का था। इलाही, यह सोने का गोल आकार का सिक्का था। रहस्य, यह गोल एवं चौकोर दोनों तरह का सोने का सिक्का था। यह 5.5 तोले का था। आत्मा 25 तोले के सोने का सिक्का था। बिनसात 20 तोले के सोने का सिक्का था। रुपया चांदी का सिक्का था। जलाली चांदी का सिक्का था। दरब, चरण, चंदन, दह, कल, सुकी सभी चांदी के सिक्के थे। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। दस्तक व्यवसाय परमिट, जो दस्तक व्यवसाय का एक परमिट था। दस्तक व्यवसाय का एक परमिट था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपया में 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी: पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। 100 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा एवं 2500 से ऊपर मनसब प्राप्त करने वाले आमिर ए आजम कहलाते थे। इसकी शुरुआत अकबर ने की थी। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था, यानी वहां पे ऊंच नीच का भेद था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। नोट, अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। यहाँ पे जात बेसिकली वो अभी तो कास्ट हो गया, लेकिन वहाँ पे जात जो है एक पदवी होता था मुगल साम्राज्य में। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी, यानी कि कम हो गई, अधिक हो गई। 29 से 79 हो गया, अधिक हो गया। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंहस्पा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम यह पद महाबत खां को दिया गया था। मनसबदारों के अलावा खुद मुगल शहंशाह भी फुटकर घुड़सवार रखते थे, जिन्हें अहदी कहा जाता था। अहदियों को भद्र घुड़सवार कहा गया है।
और उनके वेतन दूसरे घुड़सवारों से काफ़ी ज़्यादा होते थे। ये बहुत ही विश्वस्त सैन्य दल के सदस्य होते थे। उनकी भर्ती स्वयं शहंशाह किया करते थे और उनकी हाजिरी लेने के लिए अलग अधिकारी होते थे। अहदी 5-5 घोड़े भी रखते थे, लेकिन कुछ ऐसे अहदी भी थे जिनमें से दो दो एक ही घोड़े में हिस्सेदारी रख करते थे। अहदियों के कर्तव्य बहुमुखी होते थे। शाही कार्यालय के अधिकतर मुंशी, दरबार के चित्रकार और शाही कारखानों के फोरमैन इसी सैन्य दल से चुने जाते थे। मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में शिवनेर दुर्ग, जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कोंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। बीजापुर के सुल्तान अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए सेंड किया था, यानी भेजा था। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी में एवं 1670 ईस्वी में लूटा 2 बार। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई। उस समय मनुची भी वहां उपस्थित था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 को भाग निकले। 1672 में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया। 5 जून 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी यानी कि काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। कर्नाटक अभियान 1676 से 78 शिवाजी का अंतिम अभियान था। इन्होंने 1678 में जिंजी का किला विजित किया, जो उनकी अंतिम विजय थी। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। इनका अंतिम संस्कार राजा राम, दूसरी पत्नी सोयराबाई का पुत्र ने संपन्न किया। इनकी मृत्यु के समय संभाजी पन्हाला के किले में कैद थे। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। आप हमको बताइए कि अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में था, किस व्यवस्था में था? शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। पागा सेना, जो कि नियमित घुड़सवार सैनिक था, सिलहदार, जो कि अस्थायी घुड़सवार सैनिक था, और पैदल, जो कि पैदल सेना था। शिवाजी को तोपें अंग्रेजों ने प्रदान की थी। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे। स्वराज, जो क्षेत्र प्रत्यक्षतः मराठों के नियंत्रण में थे, उन्हें स्वराज क्षेत्र कहा जाता था, और दूसरा था मुगतई, जो मुल्क एक कदीम के नाम से जाना जाता था। यह वह क्षेत्र था जिसमें चौथ एवं सरदेश मुखी वसूल करते थे। नोट: चौथ एवं सरदेश मुखी स्वराज से नहीं लिए जाते थे, बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहां मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था।
चौथ भू राजस्व का एक चौथाई था जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। सरदेशमुखी 10% का अतिरिक्त अधिभार था जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे।